हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बड़ौदा उपचुनाव में काउंटिंग की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। फैसलों में अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार रह गया है। बड़ौदा में कांग्रेस के दिवंगत विधायक के निधन के बाद से बड़ौदा की जनता नए विधायक का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब वो इंतजार भी अपने अंतिम पलों पर है। जैसे ही सुबह से वोटों की गिनती शुरू होगी तो समय चढ़ने के साथ ही यह साफ हो जाएगा कि बड़ौदा का विधायक कौन होगा। बड़ौदा को जिस नए विधायक का इंतजार था, वो इंतजार बस कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है। लेकिन इससे पहले सभी प्रत्याशियों की दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। प्रत्याशी अपनी अपनी जीत की दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन किसकी दुआ कबूल होती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और मालिक ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। अब सिर्फ फैसलों पर सरकारी मोहर लगनी बाकी है। इस बार काउंटिंग का दिन भी मंगलवार है। ऐसे में हनुमान जी किस पर अपनी कृपा बरसाते हैं और किसके लिए मंगलवार को मंगल बनाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ौदा में जीत के दावे भी जोरों पर हैं। बीजेपी को लगता है कि उनका उम्मीदवार सबसे बेहतर है। लोगों ने उन्हें दिल खोलकर वोट दिया, इसीलिए उनकी जीत पक्की है। पार्टी ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है और हमारी पूरी टीम आशावादी है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा में विजयी होगी। बड़ौदा के लोगों का मन भी इस प्रकार का अभिव्यक्त हो रहा था कि वो विकास चाहते हैं और हमारा कैंडिडेट बहुत योग्यतम था। ऐसे अच्छे कैंडिडेट को विधानसभा भेजने का मूड बड़ौदा का था। बड़ौदा के लोग कहीं ना कहीं ये मान रहे थे कि योगेश्वर जो है वो अच्छी चॉइस है। तो मुझे लगता है कि इस अच्छी चॉइस के पक्ष में परिणाम होंगे। वहीं बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी चुनाव प्रभारी की भूमिका निभाने वाले प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी उम्मीद जाहिर की है कि बड़ौदा की जनता ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर भरोसा जताया, जिसका असर नतीजों पर दिखाई देगा। कल गिनती होनी है तो डब्बे खुलने हैं कल, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बड़ौदा की जनता ने भी हरियाणा सरकार की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, हमारे हक में रिजल्ट आएगा। इस बीच काउंटिंग को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। साथ ही पुलिस अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। साथ ही सुरक्षा के 3 लेयर तैयार किए गए हैं ताकि परिंदा भी पर न मार सके। काउंटिंग के लिए 14 टेबल बनाए गए, जिसमें एक लाइन में 7 टेबल और दूसरी लाइन में 7 टेबल होंगे। काउंटिंग को 20 राउंड में पूरा किया जाएगा। बैलेट की है वो टेबल्स अलग से रहेंगी। तो पोस्टल बैलेट का जो नंबर है उसके अंदर जो पहले आई है, जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कोविड और 80+ जो बुजुर्ग हैं उनकी 438 हमारे पास पोस्टल बैलेट्स आई थी। इसके अलावा जो सर्विस वोटर्स की जो पोस्टल बैलेट है वो कल तक हमारे पास 155 आई है। सर किस तरह के इंतजाम रहेंगे? सुबह कितने बजे शुरू गिनती हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। और इसका क्या प्रबंध है? हाँ, हमारे पास 3 लेयर्स के अंदर सुरक्षा है। वहाँ पे एक तो मेन गेट के ऊपर है, उसके बाद बिट्स मोहाना के अंदर जो प्रेमिसेस है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। फिर अंदर जो CISF है वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पे 8 ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए हैं जो सीनियर ऑफिसर्स हैं। वो चारों तरफ से 500 मीटर की जो प्रेमिसेस है बिट्स मोहाना की, वो पूरी तरह से सील कर दी जाएगी। वहाँ पे बिना पास के कोई भी एंट्री अलाउ नहीं की जाएगी। बड़ौदा के रण में 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के बीच है। एक तरफ बीजेपी बड़ौदा में नया इतिहास लिखने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को लगता है कि बड़ौदा में जीत प्रदेश के सियासी भविष्य को तय करेगा। वहीं इनेलो भी इस सीट पर जीत का स्वाद चखने के लिए बेकरार है। ऐसे में बड़ौदा उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। फैसला किसके पक्ष में होगा, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। अब देखना है कि बड़ौदा की जनता पुराने ढर्रे पर चलती है या फिर कुछ नया करती है। लेकिन इन सब से पर्दा तभी उठेगा जब फाइनल रिजल्ट सामने होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और ये रिपोर्ट आपने देखी है, लेकिन कल की तारीख में ये साफ हो पाएगा कि आखिर जीत का ताज किसके सिर पर बंधने जा रहा है। लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत इसमें झोंकी है और इस उपचुनाव को लेकर के कई मोड़ भी देखने को मिले, जब अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से यह दावा भी किया गया कि ये उपचुनाव सिर्फ कोई साधारण सा चुनाव नहीं है, ये असाधारण चुनाव है और इस उपचुनाव के बाद सरकार की नींव हिल जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा। बहुत सारे कयास इसमें लगाए गए, लेकिन आधार क्या था, ये हालांकि इसके पीछे बहुत सारे तर्क भी दिए गए, लेकिन बात यहां पर यह भी है कि इस उपचुनाव के बाद कितना बदलाव आएगा, क्या इसका कुछ असर होने जा रहा है और किस राजनीतिक दल पर इसका असर ज्यादा होगा। कांग्रेस क्या अपने इस किले को बचा पाएगी, और आईएनएलडी लगातार जिस कोशिश में रही है कि अपना जो वर्चस्व है, इससे पहले का, कांग्रेस से पहले, क्योंकि आईएनएलडी का यहां पर अच्छा खासा दबदबा रहा था, क्या वाकई में उस दबदबे को बना पाएगी। और जननायक जनता पार्टी क्योंकि मैदान में नहीं है, तो क्या जेजेपी का जो वोट था या जो लोकदल का जो वोट था, क्या वाकई में वो सारा का सारा वोट बैंक आईएनएलडी अपने खाते में लेकर जा पाएगी। चलिए जरा अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले उनसे मिलवा देते हैं आपको। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अमित जी आपका कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता भारत भूषण जोयल जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है सर। और इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखवंत सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखवंत जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा जल्दी से मैं भारत भूषण जोयल जी, तैयारी क्या है? गठबंधन की ये बात की जा रही थी कि वो बहुत मजबूती के साथ पूरी कैंपेनिंग करता हुआ नजर आया है और इसको लेकर के कई मंत्रियों की तरफ से, कई नेताओं की तरफ से कहा गया कि हमने चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा है, परिणाम कल साफ हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है? चलिए कुछ तकनीकी खामी है, भारत भूषण जी से रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले जरा मैं दलबीर जी आपसे पूछ लेता हूं। गठबंधन की सरकार है, पुरजोर तरीके से कोशिशें तो की हैं, कैंपेनिंग भी बहुत अच्छी की, अब इसका नतीजा आपको क्या लगता है? ये हम सब एक बात अच्छी तरह से जान रहे हैं, बड़ौदा की जनता जो फैसला लेगी कल रिजल्ट सामने सबके आ जाएगा। बाकी मैं तो एक ही बात बता सकता हूं, गठबंधन की तरफ से दोनों पार्टियों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मंत्रियों ने खूब अच्छे से मेहनत की, मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक हार जीत का तो देखो, मैं कह रहा हूं जो प्रदेश की अपने बड़ौदा की जनता उसने फैसला ले लिया, मत पे टीम बंद है। वो कल फैसला हमारे साथ जब मशीनें खुलेंगी तब हमारे सामने आएगा। बाकी मैं फिर एक बात कहता हूं, चुनाव बड़े अच्छे तरीके से लड़ा गया, दोनों पार्टियों ने अच्छे तरीके से लड़ा। और मैं तो विपक्ष ने भी, ये चलो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, चुनाव लड़ने हम जब जाते हैं सब तरह की हमें फेस करने पड़ते हैं। अच्छा चुनाव विपक्ष ने भी लड़ा है, अच्छा वहां माहौल रहा। मैं फिर कहता हूं आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, पहले तो कंपटीशन में मान नहीं रहे थे आप किसी को, सर आप कह रहे थे कि अकेली रेस में हम चल रहे हैं। नहीं सर, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं कहा। बाकी चलो आप कह रहे हो तो कोई बात नहीं। रेस में हमें क्या, जिस समय हम काम करते हैं, कोई भी पार्टी का वर्कर होता है उसको हम लगते हैं, तो हमने कह दिया होगा कभी आवेश में। बाकी नहीं, विपक्ष भी चुनाव ठीक लड़ रहा था। और खासकर मैं आपको कहूंगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मैदान में रहे, उनकी शैली सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से बातें उन्होंने रखी जनता के सामने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तब एक ही बात रखी भाई मेरा इलाका मेरे लोग, चलो उनकी भी अपनी इच्छा थी। बाकी गठबंधन की सरकार ने एक बात कही, आप लोग हमें विधायक दीजिए, आप ये मान के चलिए अभी 4 साल की सरकार हो रही है, अच्छे काम होंगे, ये हमारा वायदा है। और फिर एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रदेश की जनता को, बड़ौदा की जनता को, हार जीत कल हो ही जाएगी, वो एक अलग बात है। जो घोषणाएं हुई हैं, जो कामों के लिए वायदे किए गए हैं, वो ऐसे ही चलते रहे। ठीक है, ओपी चौटाला साहब का आपने जिक्र किया, वो इस चुनाव के अंदर प्रचार के लिए उतरे आईएनएलडी की तरफ से। आपको लगता है कि जो वोट शेयर जननायक जनता पार्टी के पास इससे पहले के चुनाव के अंदर था, क्या उस सभी पर सेंधमारी ओपी चौटाला साहब ने कर दी होगी, क्योंकि कैंपेनिंग उन्होंने भी की है? देखिए शमेंदु जी, वो मेरे हमेशा आदरणीय रहे हैं, आदरणीय रहेंगे। उनकी अपनी शैली है, उनका काम करने का अपना तरीका है। संगठन में अगर कोई काम, अगर कोई, मैं तो संगठन का व्यक्ति हूं, पॉलिटिकल में नहीं हूं।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपना मेल ऐसा उनका, वो राजनेता ही बहुत बड़े हैं और संगठन के बारे में उनसे जितनी नॉलेज शायद ही किसी व्यक्ति को, मैं उनके समझो पैरों में बैठ के राजनीति मैंने भी उनसे सीखी है। उनका अपनी शैली है। जहां तक वोटों में कन्वर्ट करने की बात है, हर व्यक्ति का एक समय होता है। अब हम सब जानते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ना तो अभी चुनाव लड़ सकते, जो कानून बंधन है वो हम जानते हैं, वकील साहब बैठे हैं उनकी पार्टी के, और ना वो मुख्यमंत्री अभी बन सकते, एज है, अभी कानून की जो बातें हैं वो आते हैं। बाकी जो उनकी शैली है वो मेरे को पसंद है। मेरे जैसे लोग जो संगठन का काम पसंद आई होगी क्योंकि कैंपेनिंग के लिए उतरे हैं। मैं सलाम करता रहता हूं, मैं सलाम करता। चलिए ठीक है, इस उम्र में इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मैं जरा यही सवाल मैं सुखवंत जी आपसे कर रहा हूं कि कैंपेनिंग के लिए तो ओपी चौटाला साहब भी उतरे, और उनके इस उपचुनाव के अंदर उतरने से आपको लग रहा है कि कुछ हद तक जो जननायक जनता पार्टी का, जो आप कहते थे कि आपका वोटर था जो शिफ्ट हो गया था, क्या आप वापस उसको बांध पाए अपने पास? शुभेंदु जी, आपके सवाल का निश्चित रूप से सकारात्मक वो है, जवाब है मेरी तरफ से। भाई दलबीर धनखड़ ने भी कहा कि चौटाला साहब की अपना एक, उनका एक अपना व्यक्तित्व है और उनकी अपने लोगों को आकर्षित करने की अपनी एक शैली है और उनकी जुबान को लोग सही मानते हैं। तो निश्चित रूप से जननायक जनता पार्टी के जो वोट हैं, जो चौधरी देवलाल की नीतियों से प्रभावित थे, वो हमारी तरफ आएंगे, इसमें किसी प्रकार का भी शक शुबा नहीं है। अब कई चीजों पे डिपेंड करते हैं, वो कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे वो तो कल का वो बता देगा। और कई प्रकार की चीजें क्योंकि चुनाव के दौरान में हुई हैं, उन सब चीजों का भी असर, क्योंकि चुनाव किसी एक बात पे डिपेंड नहीं करता, चुनाव बहुत बातों के ऊपर डिपेंड करता है। और शुभेंदु जी, इस चुनाव में हमने देखा कि इस सरकार ने किस प्रकार से सभी चीजों का दुरुपयोग किया, अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, अपने दूसरे चीजों का दुरुपयोग किया। और मैं आपके चैनल पर पहले डिबेट में भी मैं कहता रहा हूं कि ये चुनाव एक तरह से किसान और कॉरपोरेट के बीच में था। बीजेपी जो कॉरपोरेट को रिप्रेजेंट करती है, उसके विरुद्ध किसान उठ खड़ा हुआ था, गांव ग्रामीण के लोग उठ खड़े हुए थे। उन्होंने जिस प्रकार से बीजेपी की नीतियां देखी, इस सरकार की बेकायदगियां देखी, और उन्होंने इस 3 अध्यादेशों के रूप में अपने डेथ वारंट को साइन करते हुए बीजेपी को देखा, उसके बाद ये चुनाव बीजेपी, कॉरपोरेट और किसान के बीच में सिमट के रह गया था। अब वो तो कल रिजल्ट बता देगा कि किसानों ने क्या फैसला लिया। लेकिन शुभेंदु जी, एक बात, कांग्रेस इसमें कहीं नहीं है। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, मैंने किसान की बात की, मैंने कांग्रेस और इनेलो की बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल किसान और उसके बीच में था। अब वो तो किसानों ने क्या फैसला लिया तो कल पता लग जाएगा। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि जिस प्रकार से चुनाव कैंपेन के दौरान और उससे पहले विधानसभा में और कल परसों दोबारा अभी जो 2 दिन का सत्र था, उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला को जिस प्रकार से किसानों ने मुखर और दबंग तरीके से उनकी आवाज उठाते हुए देखा है, और हमने कैंपेन को बहुत सकारात्मक तरीके से चलाया, यद्यपि बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ। और एक और आश्चर्य मुझे यहां पे इस चुनाव के दौरान ये हुआ कि आप देखिए कि मैं जो आपके डिबेट में कहता था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, शुभेंदु जी, बीच चुनाव वाले दिन एक घटना होती है, 116 मशीनें और कुछ बच्चे, और बीजेपी के एक पूर्व विधायक बरवाड़ा से जो रणधीर सिंह धीरे है, उन्होंने पकड़ा। उसके बाद से कांग्रेस ने उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई। शुभेंदु जी, मेरा यह कहना है कि हम नहीं कहते कि वो हैकिंग का प्रयास था कि नहीं था, लेकिन ये सब चीजें जांच के बाद ही तो क्लियर होंगी ना। अब इस बात की कोई जांच भी नहीं करवा रहा कि भाई ये क्या था। यानी कि आप कह बीजेपी कांग्रेस एक ही थाली के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब आप एक बात बताएं कि जब वो लोग बीजेपी द्वारा लेकर के आए, संजय भाटिया जी ने साफ अपनी कह रहे कि आवाज नहीं उठाई, कांग्रेस ने दबाने की कोशिश की। मैं ये कह रहा हूं, संजय भाटिया जी ने साफ स्वीकार किया कि उन्होंने वो किसी लेबर फर्म के द्वारा वो बच्चे हायर किए थे, वो मशीनें हायर की थी, साफ हुई बात। अब उस बेकायदगी को, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये हैकिंग हो भी सकती है, उसकी जांच के बाद तो हो ना। आप मेरे को बताए ना कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने, अब छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने या किसी प्रवक्ता ने किसी डिबेट में, और मैंने सवाल पूछे उसके बाबत, तो भी कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता ने या किसी भी नेता ने कोई सवाल नहीं उठाया, ये नहीं कहा कि इसकी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, जरा उनसे पूछ लेते हैं। बजरंग जी, जरा जवाब दीजिए। जी, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इस बात को उठाया गया है। कांग्रेस ने सुबह पहले ही, जैसे जिस प्रकार बीजेपी वालों ने शराब बांटी, पैसे बांटे, गैस के सिलेंडर बांटे, ये मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया। लड़ाई कांग्रेस की है, कांग्रेस क्यों नहीं उठाएगी?
बीजेपी ईवीएम ये आवाज उठाई क्या आप लोगों ने? सुनो, जब आप बोले तो कांग्रेस वाले, ये बीजेपी जब चुनाव लड़ रही थी वो कोई जीत के लिए नहीं लड़ रही, वो तो सिर्फ अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ रही थी। और कांग्रेस पार्टी में दावे के साथ करता हूँ रिजल्ट आपके सामने आ जाना है। नहीं तो आपका किससे मुकाबला है? आप मानते हैं मुकाबला? बजरंग दास जी, ये जो मशीनों वाली बात थी वो आपके किस नेता ने उठाई, आप बताओ मेरे को। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, सही मेरे साथी को पता भी है, मेरे भाई दलवीर को भी पता है कौन सी पार्टी जीतती पड़ी है। धनखड़ जी का जो आज चंडीगढ़ से स्टेटमेंट था, उससे भी स्पष्ट लगता है कि बीजेपी बहुत पीछे है। इन्होंने तो पैसा खेल खेल कर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बावजूद भी ये कहीं निगड़े टेढ़े नहीं है। इनने किया क्या है? 6 साल में इन्होंने एक किसान के हक में काम किया नहीं, या कोई व्यापारी हक में काम किया नहीं। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बढ़त ले रही है। भारत भूषण जुयाल जी भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए, जरा जल्दी से मैं उनसे एक रिएक्शन ले लेता हूं। भारत भूषण जी, हाल फिलहाल में जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो रिएक्शन दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उन रिएक्शनों पर, उन हाव भाव पर नेताओं के सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले जिस मजबूती के साथ आप दावा कर रहे थे, अब वो मजबूती नजर नहीं आ रही है उन दावों के अंदर। देखिए शुभेंदु जी, जिस प्रकार से बजरंग जी अभी मैं सुन रहा था कह रहे हैं, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय बॉडी लैंग्वेज है या कहने का तरीका है, वो शायद इनको ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी कहीं अपने आप में शिथिल, भारतीय जनता पार्टी कहीं अपने आप में शिथिलता की ओर है। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतागण बात कर रहे हैं, बड़ी मैच्योर बात कर रहे हैं, और उनको जो स्थिति का आकलन सामने आया है कि बहुत बड़ा अंतर जो है जीत का नहीं रहने वाला है, जीत का अंतर कम हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत रही है। उसके कारण है, हम ये नहीं कह रहे, आरोप प्रत्यारोप के कारण से नहीं कह रहे, हम तथ्यात्मक बातों के आधार पर कह रहे हैं, जो प्रैक्टिकल चीज है ग्राउंड लेवल पे, उसके आधार पर कह रहे हैं कि बड़ौदा की जनता ने बहुत एंगल से इस बात को देखा है और समझा है, उसके बाद वोट किया है कि इस समय सत्ता में भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का गठबंधन है। दूसरा, पिछले 12 चुनाव जो है उनमें से 6 कांग्रेस पार्टी का विधायक रहा, 6 बार जो है इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक रहा। तो बड़ौदा हल्के का किस प्रकार से विकास हुआ ये सबके सामने रहा है। और पिछले 6 वर्षों में, पिछला 5 वर्ष का कार्यकाल भाजपा सरकार का और 1 वर्ष का गठबंधन सरकार का कार्यकाल जो रहा है, उसमें लोगों ने आकलन किया है कि इन 6 वर्षों में जो विकास के कार्य बड़ौदा में हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में और गठबंधन की सरकार के शासन में, वो कभी पहले नहीं हुए। और आगे सत्ता में इस समय भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का गठबंधन है, तो सरकार के साथ चल करके पहले कहा जा रहा था, पहले ये कहा जा रहा था भारत भूषण जी के जीत का जो मार्जिन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अब जैसे जैसे नतीजों की घड़ी नजदीक आती जा रही है, अब ये मार्जिन कम होता चला जा रहा है। ये ऐसा क्या है? नहीं, वो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है, जब उसका पूरा आकलन होता है, हाँ। पहले हवा का हिसाब होता है, रुख देखा जाता है, लेकिन बाद में अल्टीमेटली मैं समझता हूं समझदारी का काम यही है कि हम प्रैक्टिकल बात करें। शुरू में जब हवा चलती है उस समय प्रैक्टिकल सिचुएशन पूरी नजर नहीं आती है, लेकिन आज मैं अपनी बात करूं, आप अपनी बात करें, तो हम प्रैक्टिकल के आधार पर बात करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से भाजपा चुनाव जीत रही है। जो हम पहले सोच रहे थे कि भाई 60,000 के वोट बैंक से तो हम शुरू कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का पिछले चुनाव में लगभग 60,000 वोट था, तो उस 60,000 वोट के बाद अगर हम शुरू करने जा रहे हैं तो 70,000 वोट, बीजेपी का 37,000 और लगभग 33, 37 और 32.5, 70,000 वोट, तो हम सोचते थे कि यहां से अपने को शुरू करना है। लेकिन निश्चित रूप से जब एक गठबंधन, आपको ये लग रहा है कि आपने जितने विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने जो सिर्फ वोट बैंक वहां पर लिया था, क्या उतना ही इस बार ही कंटिन्यू कर पाई है, या जननायक जनता पार्टी का जो आप वोट शेयर ऐड कर रहे थे उतना पूरा मिला है आपको, या मिलेगा? कुछ फैक्टर जो ये होता है, जिस प्रकार से इस समय भ्रम लगता है कुछ तकनीकी खामी है। बजरंग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रिएक्शन, फिर उसके बाद में अमित नेहरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। करना चाहता हूं, हाँ, बजरंग जी, जहां तक इस रात के अंदर 6 साल के अंदर प्रदेश किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग का लोग दुखी है। इसके राज के अंदर, भाजपा राज के अंदर लोगों को बेरोजगारी और महंगाई के सिवाय कुछ नहीं मिला। इनको लॉकडाउनों में घुसने नहीं देते थे,
वोट की बात तो बात की है, ये खुद कहते हैं 70,000 लगभग दोनों पार्टी को वोट मिली, और जहां कांग्रेस को वोट मिली 45,568 वोट मिली। आप देखना कांग्रेस जो है दोनों का जो आंकड़ा है वहां पर पहुंचेगी, पर ये सिंगल आंकड़े से भी नीचे जाएंगे। सुखवंत जी ठीक है, एक सवाल जरा सुखवंत जी आपसे करना चाह रहे हैं सर। बजरंग दास जी, आप ये बताएं कि इस ईवीएम हैकिंग का जो प्रयास था उसके ऊपर आपके किस नेता ने कोई बयान दिया? आप बता सकते हैं किसी नेता ने बयान दिया हो? बिल्कुल बिल्कुल दिया, बताएं ना। हमारे सुनो मेरी बात, बीबी बत्रा का आया, सुरजेवाला का आया, बहन शैलजा जी का आया, मेरा किस उस पर आया? मैं कह रहा हूँ टीवी में भी आया, चंडीगढ़ का बयान आप मैं दिखा सकता हूँ, चंडीगढ़ से भी आया। और तो सुनो टीवी में इसके अंदर इंडिया न्यूज के ऊपर फास्ट टीवी को। चलिए ठीक है सर, ठीक है, बयान अगर दिया गया, ठीक है ठीक है। अमित नेहरा जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा जल्दी से एक रिएक्शन। अमित जी, मैं जरा ये समझना चाह रहा हूं कि अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और इस इंतजार के बाद ये साफ होगा सुबह के बाद से ही कि आखिर बड़ौदा का किंग कौन है, इसमें कौन आगे बनता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हवा किस तरफ चल रही है वो शुरुआत में आकलन होता है और फिर उसके बाद में एक बार फिर से परिस्थितियों को देखा जाता है। तो अभी हवा कैसी बह रही है, किस तरफ चल रही है हवा? देखिए शुभेंदु, अगर हरियाणा की राजनीति में पिछले 1 साल पे नजर डालें, वोटिंग पैटर्न पे नजर डालें, तो एक टर्म बड़े धड़ल्ले से प्रयोग हुई और वो इम्प्लीमेंट भी हुई। उसका नाम है टैक्टिकल वोटिंग। टैक्टिकल वोटिंग वो है कि किसी पार्टी विशेष को इस तरह हराया जाए कि उसके सामने ये ना देखा जाए कि हम वोट किसको डाल रहे हैं, किस पार्टी को डाल रहे हैं या किस उम्मीदवार को डाल रहे हैं। उसका मकसद एक ही होता है कि हमें अमुक पार्टी को हराना है। वो एक बड़ा वर्ग सोच सकता है या कई वोटरों का समूह है वो सोच सकता है। तो जहां तक मुझे लगा बड़ौदा में फिलहाल टैक्टिकल वोटिंग भारी पड़ रही है सभी उम्मीदवारों पे। तो यहाँ पे टैक्टिकल वोटिंग होने के आसार ज्यादा हैं। इसीलिए जो दावे हैं अपने सभी पार्टियों के, जैसे खासकर इनेलो ने भीड़ तो बहुत की थी। ओम प्रकाश चौटाला के जो प्रोग्राम थे, उनके जो रथ था, बस जिसको बोल सकते हैं, तो उसमें देखने को सुनने को आदमी काफी आए। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि बाकी लीडर जो आए उनसे ज्यादा जलवा था उनका बोलने का, स्पीच डिलीवरी। और लेकिन उस भीड़ को वोट में कैसे परिवर्तित किया गया, क्या वो परिवर्तित हुए? मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूँ, टैक्टिकल वोटिंग। भाई लोग बात देखने तो बहुत आए, सुनने तो बहुत आए, लेकिन टैक्टिकल वोटिंग का शिकार हो जाएगी ये पार्टी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि लोगों का ये था कि हमें बीजेपी को किसी भी सूरत में हराना है। ज्यादातर लोगों का, मैं सभी का नहीं कहूंगा, सभी का कहूंगा तो 100% उसके खिलाफ जाते वोट। इसके पीछे कारण क्या है सर? हम जरा कारणों को भी समझ रहे हैं। कृषि कानून को हम माने मौजूदा वक्त में, क्योंकि उसको लेकर के ज्यादा विरोध हुआ। कारण एक तो ये है कि बीजेपी के कुछ नेताओं का बड़बोलापन, बड़े बड़े दावे। फिर उसके बीच में क्या था कि कोरोना काल आ गया, कोरोना में जिस तरह हैंडल किया गया चीजों को, लोग बाग उससे भी नाराज थे। फिर रही सही जो कसर थी वो कृषि कानूनों ने उसमें फलीता लगा दिया। और ये दुर्भाग्य कह लो, सौभाग्य कह लो, क्या कह लो, मैं नहीं कहना चाहूंगा कि ये जो बड़ौदा सीट है पूरी कृषि प्रधान सीट है। तो यहाँ पे अगर बीजेपी जीतती है या हारती है तो देखा जाएगा कि क्या असर है कृषि कानून पे। इसके अलावा बहुत सारे जो वायदे थे, अच्छा स्टेटमेंट ऐसी दे दी, जैसे अभी स्टेटमेंट एक आई कि हम अगले 4 साल में विकास की झड़ी लगा देंगे। तो इसका मैसेज ये गया कि इससे पहले अगर हमने कोई दूसरा विरोधी चुन लिया तो क्या हम हरियाणा का हिस्सा नहीं है? उससे पहले हम हिस्सा नहीं रहे। चलिए, तो ये जो बयान है इनका बहुत हद तक इस उपचुनाव के अंदर असर देखने को मिला है। बिल्कुल सर, मैं वापस लौटता हूँ, लेकिन ये नहीं होता कि अगर आपने सत्ता पक्ष, बिल्कुल ये सभी चीजें काउंट होती है और जनता बहुत समझदार है, बहुत बारीकी के साथ इन सभी चीजों को देखने के बाद ही वोट करती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा कारण भी तलाशेंगे कि जब हवा बदल रही है तो उसके पीछे कारण क्या रहे हैं, कौन सा ऐसा मुद्दा था जिसने सबसे ज्यादा असर डाला है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। भारत भूषण जुएल जी, जरा जल्दी से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जिस तरीके से अंतर अब नजर आ रहा है, इसके पीछे कारण आपको क्या नजर आते हैं? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इस उपचुनाव पर असर डाला है? देखिए, अभी बजरंग जी मान्यवर बात कर रहे थे कि 6 साल से हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार या भाजपा की सरकार, उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। अगर उन 10 सालों के विकास कार्यों को बड़ौदा क्षेत्र में देखें तो ये गिनवा के बता दें, और मैं अपने इन 6 सालों के विकास कार्य आपको गिनवा के बता सकता हूं कि जब भाजपा की सरकार रही है तो पूरे प्रदेश में सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो काम किए, बड़ौदा की जनता, एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, प्रैक्टिकल वोटिंग। तो क्या आपने इस बार जो इस उपचुनाव के अंदर विकास के मुद्दे पर आपने जो चुनाव लड़ा, पहले का 5 साल और ये अब 1 साल, क्या इन सभी चीजों को आपने, क्योंकि जनता के सामने रखा था, तो अब ये मान लिया जाए कि ये जो जीत हार होगी ये बताने के लिए काफी होगी कि सरकार ने अभी तक का कैसा काम किया है? निश्चित रूप से पिछले 6 सालों के कामों को हमने जनता के बीच में निश्चित रूप से रखा है, और अंतिम 3-4 दिनों में जनता ने इस बात का विश्लेषण किया कि हमें विकास की तरफ चलना है या 5 साल का तो पहले ब्यौरा हो चुका है, खैर उसके लिए तो चुनाव हुआ, उसमें जनता ने बताया, लेकिन अब बीता जो 1 साल है उसके लिए हम बता दें कि जनता जो भी मैंडेट रखती है, जो तस्वीर रखती है, उसको सरमाथे पर रखा जाएगा और ये तय हो जाएगा कि आपने 1 साल के अंदर क्या काम किया। जनता उससे कितनी खुश है, कितनी नाराज है। निश्चित रूप से यही होगा। 1 साल का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर जनता अगर वोटिंग कर रही है तो निश्चित रूप से इससे यही साबित होता है कि 1 साल के कार्यकाल से भाजपा जसपा के गठबंधन की सरकार से जनता संतुष्ट है। किसानों के मुद्दे को जिस प्रकार से इस प्रकार से लाया गया, बरगलाने का काम कर रहा था, अंतिम 3-4 दिनों में जो सारा वो मुद्दा था वो प्रैक्टिकली किसान लोगों के बीच में भी जाकर के स्थिर हुआ और लोगों ने ये समझा कि हमें विकास की राह पे चलना है। तो किसानों के मुद्दे को आपने उठा दिया सर, मैं इसी के साथ एक सवाल और जोड़ रहा हूं कि किसानों का जो विषय कांग्रेस लगातार उठाती रही, आपको लगता है कि इस विषय ने, इस मुद्दे ने सबसे ज्यादा इस उपचुनाव पर असर डाला है या इसके अलावा कोई और भी विषय रहा? शुरू में सबसे ज्यादा किसानों वाला मुद्दा ही चल रहा था, और जो बरगलाने वाली बात थी, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसानों के बीच में जाकर के, गाँव के बीच में जाकर के, हमारे किसान नेताओं ने तक जब बातचीत रखी है कि वास्तव में ये जो केंद्र ने 3 कानून लाए हैं, जो 3 संशोधन बनाए आकर के कानून बनाए हैं, वो है क्या, तो किसानों को समझ में आई है कि इसमें हमारा नुकसान कहीं भी नहीं है। हमें तो उल्टा एक जो पहले से मंडी का काम करने का तरीका था, उसे एक उन्मुक्त व्यापार का हमारे को एक अलग क्षेत्र। आप आखिर तक समझा पाए लोगों को? भी काम कर सकते हैं भारत जी, आप समझा पाए जो आप चाहते थे बताना? बिल्कुल, निश्चित रूप से हम समझा पाए हैं कि आपके लिए हमने जो प्रावधान किए हैं वो प्रावधान व्यवधान नहीं है, वो प्रावधान है कि आप पहले जो सिस्टम चल रहा है मंडी का, उसमें भी मंडी के सिस्टम से माल बेच सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप पूरे नेशन वाइड क्षेत्र में जाकर के अपने उन्मुक्त बाजार में भी। ठीक है सर, ठीक है। बजरंग जी, ये जो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपने बरगलाने की कोशिश की किसानों को, अब उसके आधार पर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कहीं पीछे हैं? जो 3 कृषि कानून बनाए, हम नहीं कहते, ये देश का, प्रदेश का किसान, मजदूर और आड़ती तीनों सड़कों पे है। आज लगभग 8 महीने हो गए। बड़े चंबे की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जो कैंडिडेट बड़ौदा में चुनाव लड़ रहा था, उसकी धर्मपत्नी जब वोट मांग रही थी, खुले तौर पर बयान दे रही थी, आप बीजेपी को मत देखो, आप अपने बेटों को देखो, उसको देख कर वोट मत दो, अपने बेटे को देख कर वोट दो। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, सरकार की नीयत में खोट है। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो सरकार जो किसान की जो फसल है, एमएसपी गारंटी का कानून लाती, सुखवंत जी प्लीज थोड़ा सा फोन आप रख लीजिए, आरती के माध्यम से खरीद होगी। इन्होंने ये दोनों कानून नहीं लाए। जब 3 अध्यादेश लाए तो 4था अध्यादेश इन्होंने ये भी लाना चाहिए था, या उन 3 अध्यादेश के अंदर एक लाइन ये डालनी चाहिए थी, किसान की हर फसल एमएसपी रेट से कम खरीद नहीं होगी, मंडी के आड़ती के माध्यम से खरीद होगी। आप देखिए, ये कहते भी एमएसपी एमएसपी का। ठीक है, जरा दलबीर जी, ये जो किसानों के मुद्दों को शुरुआत में एक हवा दी गई, तूल दिया गया, और ये खास करके कहा जा रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि बरगलाने की कोशिश की, तो क्या वाकई में असल मायने में किसानों को बरगलाया गया और उसमें सफल हुई कांग्रेस?
शपथ में आपको शपथ करना चाहता हूँ। कांग्रेस कितनी सफल हुई है तो देखो मुख्यमंत्री जी ने कहा, बयान दिया। परंतु जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा, केंद्र ने जो 3 कानून बनाए हैं उसमें हरियाणा सरकार का क्या रोल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। हरियाणा सरकार ने काफी कोशिश करके किसानों को समझाने का भी काम किया है, और हरियाणा का किसान, मैं फिर कहता हूं, हमारे पास के लगते हुए कोई भी राज्य आप उठा लीजिए, यहां सरकार ज्यादा दे पा रही है, ज्यादा देने की कोशिश की है, इसमें कोई शक नहीं। हमेशा से पिछले कभी कभी आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, हर सरकार ने कोशिश की, हरियाणा सरकार ने, कोई भी सरकार रही हो, पास के राज्यों से हम 21 रहे हमेशा। अभी भी आप बहुत ज्यादा आगे हैं। मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस की सरकार, बजरंग जी सुन रहे हैं, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है। हमारे से 21 कहां है वो? किसी फसल खरीदने में हो, पेमेंट देने में हो, किसी तरह से भी अगर आसपास भी हो, कितनी फसलें खरीदते हैं वो? हरियाणा में कितनी फसलें खरीदी जाती हैं? मैं तो आपको फिर एक उदाहरण देता हूं, 2002 में बाजरा या तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने खरीदा था, या वो भी सरकार एनडीए की एक तरह से सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम की सरकार थी, या अब हमारी इस सरकार ने जो गठबंधन की सरकार हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में सबसे ज्यादा बाजरा होता है 2150 रुपए, 1200 रुपए में। मैं फिर कहता हूं आपको, आपने भी मंडियों में गए होंगे, मैं फरकनगर में, या मेरी ड्यूटी मंडी में ज्यादा रही है, बहुत फर्क होता है। राजस्थान में बाजरा 1200 रुपए बिक रहा है, हरियाणा में 2150 बिक रहा है। हमने कोशिश की किसानों को यही बात समझाने की, किसानों को काफी हद तक हम समझा पाए। बाकी रिजल्ट तो कल आएगा, ये वाकई बात है। चुनाव आते आते ये टोटली ही किसानों पे चला गया चुनाव, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल मेहरा साहब ने जो बात कही 16 ने सही कही है। मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे वो भी ठीक कह रहे हैं, भाजपा के मित्र कह रहे वो भी ठीक कह रहे हैं। चुनाव जो बन गया ये किसानों की तरफ चलेगा। अब किसानों को हम कितना समझा पाए ये कल पता लगेगा। हमें उम्मीद है हम किसानों को समझा पाए, क्योंकि हमने फसल खरीदी। दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही किसानों को, ना आपकी मंडी खत्म होगी, ना आपकी एमएसपी खत्म होगी, ये वायदा किया दोनों ने। तो लोगों की समझ में बैठी है बात, अब कितनी बैठी है ये कल रिजल्ट के बाद आपको पता लगेगा। नहीं, एक और दुष्यंत चौटाला साहब ने ये कहा कि अगर किसानों की खरीद मंडियों के अंदर सही तरीके से नहीं हो रही है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और अब इस उपचुनाव के बाद जो निर्णय होगा, आप कह रहे हैं कि किसानों से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है और किसानों के मामले को लेकर ही इस उपचुनाव को लड़ा गया, तो जो नतीजा होगा अगर इसमें नेगेटिव होता है कुछ, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? शुभेंदु जी, जिम्मेवारी गठबंधन सरकार की है, हमारी है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की, एक नेता की है, ये जिम्मेवारी हमारी है। अगर हम हारते हैं ये जिम्मेवारी हमारी है, और अगर हम जीतते हैं ये बड़ौदा की जीत है, जनता की जीत है। और सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है हम वहां ज्यादा से ज्यादा काम करें, हारें या जीते, इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं डलेगा। मैं आपको वायदा कर रहा हूं, इस बात का कोई फर्क नहीं रहेगा। काम उसी तरह चलते रहेंगे, जो घोषणा है वो ऐसे कैसे चलती रहेंगी। और बड़ौदा को जिस तरह से पिछड़ापन रहा, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बार बार कहते मेरा इलाका, उसको इतना पीछे ले गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आप जाकर वहां देख सकते हैं, आप सामने देखा है क्यों पिछड़ा हुआ था। यही बात लोगों को हमने समझाने की कोशिश करी है, कितनी समझ में आई है कल रिजल्ट बताएगा। ठीक है सुखवंत जी, ये भीड़ तो इकट्ठा की गई, अमित नेहरा जी ने भी कहा कि भीड़ तो इकट्ठा की गई। ओपी चौटाला साहब के आने से इस चुनाव में असर बहुत आया है, लोग आए हैं उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, लेकिन वो वोट में कितना तब्दील हो पाए हैं ये बड़ा सवाल है। शुभेंदु जी, अमित नेहरा जी की इस बात को आपने पकड़ लिया। उन्होंने दूसरी जो टैक्टिकल वोटिंग की जो बात की उसको भी फिर इसी संदर्भ में देखा, वो भी इसी बात का जवाब है। अब टैक्टिकल वोटिंग मैंने भी कहा कि किसान और बीजेपी और कॉरपोरेट के बीच का चुनाव था ये, और उसमें किसानों ने क्या डिसीजन लिया है वो कल आएगा। हम इसलिए ज्यादा आसावान हैं, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल आगे है क्योंकि हमने किसानों के लिए काम कर रखा है, किसान उस बात को एंटरटेन भी करते हैं। मैं एक बात के एक एग्जांपल आपको देता हूं। आपने देखा होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जिस जागसी गांव में गए हुए थे, लोगों ने विरोध किया था। उस वक्त दिग्विजय चौटाला और जेजेपी के झंडों को भी जलाया गया था, उनके झंडों की जो लड़ियां लगी होती उनको तोड़ा गया था। आप उसी वीडियो में देखेंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल के झंडे लगे हुए थे, उनको बिल्कुल भी लोगों ने, बल्कि एक व्यक्ति ने तो उठा के उसको ऊपर किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि अमित नेहरा की जो टैक्टिकल वोटिंग की बात है ना, उसकी वजह से क्या हो ये तो कल पता लगेगा, लेकिन हम किसी प्रकार से भी कम नहीं है। दूसरी बात, अभी दलबीर जी ने बोलते बोलते आधा सेंटेंस बोलते फिर दूसरी तरफ चले गए। इन्होंने ये कहा कि जब केंद्र के जो कानून है उसमें हरियाणा सरकार का क्या रोल है। निश्चित रूप से नहीं है।
लेकिन जब रोल नहीं है तो आप किस बिना पर एमएसपी और मंडी रहने की बात करते हैं? अब ये जो इस प्रकार के जो झूठ हैं उनको किसानों ने, लोगों ने पकड़ा है कि किस प्रकार से जेजेपी और बीजेपी मिलकर के लोगों को मूर्ख बनाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। इन सब चीजों के आधार पर एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, देखो वो जो मशीनें पकड़ी गई और ईवीएम में कोई घोटाला हुआ तो एक अलग विषय है, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी और जेजेपी कहीं नजर नहीं आएंगे। और ये बेवजह की बात है कि हमने किसानों को समझा दिया, किसानों को समझाने, किसानों कैसे समझेंगे? एक व्यक्ति के डेथ वारंट पर साइन करके आप उसको तो कैसे समझाओगे? ठीक है, आप कह रहे हैं कि गठबंधन कहीं नहीं है, तो कांग्रेस और आईएनएलडी के बीच का ये पूरा मुकाबला है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि टैक्टिकल वोटिंग जो अमित नेहरा की बात है उसको देखना होगा, वो कल पता लगेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो टैक्टिकल वोटिंग चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ जाए चाहे कांग्रेस की तरफ जाए, बीजेपी और जेजेपी कहीं नहीं है। मेरा कहने का ये ठीक है, दलबीर जी कुछ कहना चाहते हैं? शुभेंदु जी, ये बात आज हो गई, मैं तो आपको 10 दिन पहले कह रहा था इनेलो और कांग्रेस मिलकर ही चुनाव लड़ रही है। मैं कह रहा हूं भीड़ भी आप बता रहे हो, जननायक ताऊ देवलाल की वोट भी आप बता रहे हैं, और आपके वोट नहीं आई तो इज्जत किसकी दाव पर लगी? अभय सिंह चौटाला की। मैं कह रहा हूं इस चुनाव में आप देखना, अभय सिंह चौटाला, मैंने कितनी बार कहता हूं मैं, ऐसे ऐसे चुनाव में ऐसे ऐसे पता लगेगा एक थी ने लो, ये बात पक्की हो जाए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सब लाइक करते हैं, मैं मानता हूं, मैं मना तो नहीं किया। सबसे पहले बैठते मैंने क्या कहा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सब इज्जत देते हैं, सब सुनने आते हैं, वो अपने तरह के व्यक्ति। अरे चौधरी चौटाला साहब को आपने इज्जत कहां दी? आप देख लो कितनी खराब मट्टी हो रही है, आपके नेताओं ने कहा बीच में बोलने वाला नहीं। मैं आपकी इस बात खराब मट्टी हो रही है, ये देखो इस बात पे मेरे को क्या क्या कह रहे थे, मैं बीच में बोल रहा हूं। कहा चौटाला साहब इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? उनकी इज्जत क्यों नहीं की? बताओ इसको क्या कहते हैं? बीच में बोलने को इसको ये कहते हैं ठिकाने पे पत्थर लग गया, ठिकाने पे पत्थर ये लग गया। अगर जननायक ताऊ देवलाल की वोट 32,500 के आसपास हमारी वोट आई हुई है इस विधानसभा में, उस दिन भी कह रहे थे, मैं आज फिर कह रहा हूं, अगर 32,500 से वोट कम आई तो इनेलो तो खत्म है। मैं कह रहा हूं खत्म है, नहीं तो अपनी वोट कहां चली गई? ताऊ की वोट कहां चली गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमने तो, मैं तो फिर कहता हूं, पिछले चुनाव में मैं उस दिन भी आपको एक बात कही थी, हमने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था, इसमें कोई शक नहीं। और हम अभी भी कोशिश की, हमने इस चुनाव में पूरी कोशिश की इस वोट को हमारे साझा कैंडिडेट को दिलाने का काम किया, हमने कोई पीछे नहीं हटे। हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक पदाधिकारी और एक एक नेता वहां लगे रहे। आपके भी तो लग रही, पूरी टीम इनकी भी लग रही थी। अगर इनकी वोट नहीं बढ़ी, बजरंग जी आप मानते, ये बताने का काम करें ना। सुपन जी जल्दी से, मैं कह रहा हूं 10 सेकंड मिलकर काम कर रहे हैं। नहीं, ये कुछ भी कहते रहे, ये तो सबको अपनी विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जाके कौन बैठा था? शुभेंदु जी, जिनके पिता और भाई को अंदर कर दिया जिस व्यक्ति ने, उनके पास जाके कौन बैठा? ये बताने का काम करे ना। शुभेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं कि दलबीर जी कह रहे हैं निश्चित रूप से माननीय चौटाला साहब की इज्जत इस प्रदेश का बच्चा बच्चा करता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मानते हैं कि उनकी इज्जत सब करते हैं, तो उन्हीं के सगे पोतों ने और इनके नेताओं ने ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ता, ठीक है। अमित नेहरा जी भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। अमित जी, मैं जरा जल्दी से आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस चुनाव के अंदर कोई भी एक राजनीतिक दल जीतेगा, कोई भी एक प्रत्याशी जीतेगा, बाकियों को तो हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये उपचुनाव किसके लिए ज्यादा मुश्किल है और किसके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आशाएं बीजेपी और जेजेपी गठबंधन पे हैं। हालांकि जेजेपी का मैं फिर कह रहा हूं कि जेजेपी का इतना ज्यादा रोल है नहीं इस इलेक्शन में, क्योंकि ना तो उनके झंडे पे, उनके निशान पे चुनाव लड़ा जा रहा है, ना उनका उम्मीदवार है, वो एक सहयोगी की भूमिका में है। हालांकि गठबंधन कह रहे हैं, गठबंधन है नहीं, सहयोगी की भूमिका जरूर है उनकी, जो सरकार में समर्थन दे रहे हैं। तो सारा तो सहयोगी के होने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा, इसमें आपको क्या लग रहा है? ये बड़ा यस पर्सन है आपका, नुकसान होगा या फायदा होगा, ये तो टोटल जोड़ करके देखना पड़ेगा कल, कि जो पिछली बार जितनी वोटें आई थी दोनों दलों को, तो उसमें अगर प्लस होता है तो फायदा मिलेगा, अगर उसमें से कम होती है तो नुकसान है, सीधी सी बात ये है। हालांकि ये गणित इतना नहीं बैठता, क्योंकि अब जो मैं कह रहा हूँ कि टैक्टिकल वोटिंग, अब ये 2 ध्रुवीय चुनाव है। पहले क्या था कि 3 ध्रुवीय त्रिकोणीय चुनाव था पिछले साल जब चुनाव हुआ था, आम चुनाव जो, लेकिन अब ये मुकाबला सीधा आधे आधे का है। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, तीसरा कोई फैक्टर मुझे नहीं नजर आ रहा। हालांकि बेशक और किसी पार्टी के प्रवक्ता हो, बुरा माने या कुछ भी वो कहें,
लेकिन जो टेक्टिकल वोटिंग है वो ये होगी कि बीजेपी को हराने के लिए हमें कांग्रेस पे जाना पड़ेगा। उसमें से इनेलो के जो और जो परंपरागत वोटर रहे हों या किसी और पार्टी के रहे हों, तो उन्होंने एक मन बनाया कि हमें बीजेपी को हराना, तो वो उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, मुझे जहां तक जो लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो 3 अध्यादेश हैं कृषि के, वो कोई भी पार्टी अच्छी तरह समझा नहीं पाई अपने वोटर्स को। क्योंकि अगर विपक्ष अच्छी तरह समझा पाता तो बीजेपी को पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, क्योंकि ये जो अध्यादेश है, बिल है, सॉरी अध्यादेश में गलती से कह गए, कानून है जो, ये तो आम आदमी के खिलाफ है। आम आदमी भी इनके खिलाफ हो जाता है, क्योंकि जो ये अपना मैक्सिमम जो कैप वाला मामला है ये खत्म कर दिया है। ठीक है, ठीक है। यानी कि कोई भी राजनीतिक दल इस कानून को सही तरीके से समझा नहीं पाया, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से ये मसला हो। ठीक है, मैं जल्दी से जरा एक भारत भूषण जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं बजरंग जी आपके पास भी आता हूं, लेकिन भारत भूषण जी। वक्ता भाई कह रहे थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का एक अपना ऑरा है या उनका अपनी एक इमेज है, निश्चित रूप से है। लेकिन पिछले चुनाव में 2014-19 के 14 के चुनाव में इस प्रदेश के लोगों ने ये तय कर दिया था कि चौधरी देवरलाल जी की विरासत को संभालने वाला कौन है, और वो बजाय अभय सिंह चौटाला जी के लोगों ने दुष्यंत चौटाला जी पर ज्यादा विश्वास किया। इसीलिए इस 2019 के चुनाव में उनको जो है इस प्रकार का बहुमत मिला उसके मुकाबले इनेलो के मुकाबले। तो आज की प्रैक्टिकल स्थिति ये है कि आज वोटर को निश्चित रूप से इनेलो का वोटर 3150 वोट तो इनको पूरे मिल नहीं पाए थे। और आज अगर किसान को ये देखना है कि हमें किस तरफ जाना है, तो परंपरागत रूप से, नीतिगत रूप से, सैद्धांतिक रूप से जो किसान कांग्रेस का विरोधी रहा है, कांग्रेस के अत्याचारों से त्रस्त रहा है, वो कांग्रेस की तरफ जाने वाला नहीं है। कांग्रेस को यह अच्छा सर, एक अनुमान तो आपने लगाया होगा, हवा किस रुख में है और किस तरफ बह रही है, कितने वोटों से जीत रहे हैं बीजेपी, और बीजेपी गठबंधन कितने वोटों से जीतेगा? हालांकि कल साफ होगा, लेकिन आपका अनुमान क्या है इस पर? मैं वही आपसे सुगंध जी कहने वाला था कि जो कांग्रेस की तरफ अगर हम कहें कि इंडियन नेशनल लोकदल या जेजेपी का वोट शिफ्ट होने वाला है, मैं नहीं समझता हूं कि वो शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि वो परंपरागत रूप से कांग्रेस का विरोधी वोटर है। कांग्रेस ने इन लोगों को आज से नहीं कई दशकों से सताया हुआ था। तो इस बार यह जरूर हो सकता है कि कुछ वोट जो है शिफ्ट होकर कुछ वोट इनेलो की तरफ जजपा वाला हो सकता है चला जाए, लेकिन जेजेपी का वोट जेजेपी के साथ, हमारे साथ वो गठबंधन में है, सरकार में है। जेजेपी का वोट भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के गठबंधन के ठीक है जो प्रत्याशी है उन्हीं को मिलने वाला, इसलिए हमारे चलिए ठीक है, ये आपका अनुमान है, ये आपका अनुमान है बजरंग जी। ठीक है सर, बजरंग जी जल्दी से रिएक्शन। सरकार के पक्ष में होते हैं, सरकार का होता है, मगर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो हार जीत का अंतरकल आपके सामने आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी 15,000 से लेके 30,000 तक पक्का जीत मतलब जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इसकी मुख्य बिंदु बताता हूँ। इसी समय कल भी मिलेंगे। प्लीज मैं बीच में किसी नहीं बोला। जहाँ मुख्य जीतने का एक कारण है बेहताशा, इस राज्य के अंदर लाखों लोग बेरोजगार हो चुके, 50% हरियाणा के अंदर व्यापार और नया उद्योग सरकार की गलत नीतियों के कारण, कोरोना महामारी के कारण ठप हो चुके। ऊपर से सरकार कहती है हम व्यापार में उद्योग के माध्यम से 75% बेरोजगारों को रोजगार देंगे। बजरंग जी मैंने आपसे आपकी सरकार के 2014 से 2014 से 2005 के बीच के कामों का विवरण मांगा। चलिए ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में समय देने के लिए। लेकिन कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर कल जीत का सेहरा किसके सर पर बंधे जा रहा है। और जरा आज का सवाल आपको दिखा देते हैं। आज का सवाल, क्या बड़ौदा का परिणाम प्रदेश की सियासत को प्रभावित करेगा? यह सवाल हमने आपके सामने रखा था। हाँ के लिए आपको यस टाइप करना था, ना के लिए आपको नो टाइप करना था और हमें भेज देना था। जरा अब इसका जवाब क्या सामने आया है वो भी आपको दिखा देते हैं। 91% लोगों की तरफ से हाँ में इस पर जवाब दिया गया और 9% लोगों की तरफ से ना में जवाब दिया गया। यानी कि बड़ौदा का परिणाम प्रदेश की सियासत को प्रभावित करेगा, लेकिन किस तरीके से प्रभावित करेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसके लिए कल तक का
इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।